नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और इस उत्तराखंड के बुलेटिन के साथ मैं शीतल शर्मा खबरों की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें, देहरादून में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। विजय दिवस के मौके पर खास तौर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। आपको बताना चाहेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य रूप से शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस अवसर पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी और तमाम पूर्व सैनिकों सहित आला अधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है। आज के दिन का योगदान हमारे वीर सैनिकों का प्रत्यक्ष उदाहरण है। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि के साथ वीर सैनिकों को भूमि भी है और मैं आज वीर शहीदों को पूरे प्रदेशवासियों की तरफ से नमन करता हूं। सीएम धामी ने उत्तराखंड के उन युवाओं को जो देश सेवा में शामिल होना चाहते हैं और तैयारी के दौरान उनके जो प्रशिक्षण भत्ते हैं उसको बढ़ाने की भी घोषणा की है। सीएम ने कहा कि आज उत्तराखंड में पीएम मोदी के नेतृत्व में सैनिक धाम की भी नींव रखी जा रही है और तेजी से निर्माण कार्य चल रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि स्मारक तैयार होकर उन वीर शहीदों को श्रद्धांजलि होगी जिन्होंने इस देश के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर किया है। दिवस के इस आज देश के लिए उत्सव का भी दिन है, क्योंकि 16 दिसंबर 1971 को भारत की सेना ने अदम्य साहस, वीरता और पराक्रम का परिचय दिया और एक इतिहास बनाया, जिसमें 93,000 से भी अधिक सैनिकों को पाकिस्तान के आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा समर्पण था। तो उन सभी वीर शहीदों को, सैनिकों को, योद्धाओं को हम नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं और उनको भी स्मरण करते हैं जिन्होंने इस वीरता इसमें अपना अहम योगदान दिया। पहले भर्ती से पहले प्रशिक्षण करने वालों का जो भत्ता था 80 रुपये, निश्चित रूप से अभी हमारे यहाँ से बहुत सेना को, अर्धसैनिक बलों को, अन्य क्षेत्रों में बहुत सेवाएं देने का काम हमारा राज्य करता है, इसलिए उसको बढ़ाकर 225 रुपये किया है। निश्चित रूप से इससे और ज़्यादा हमारे प्रदेश के अंदर नौजवान आगे आएंगे और अपनी सेवाएं देंगे। गणेश जोशी साहब बहुत उत्तराखंड में अब भ्रष्टाचार करने वालों की खैर नहीं, क्योंकि उत्तराखंड में जीरो टॉलरेंस की नीति पर उत्तराखंड सरकार काम कर रही है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकार के जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत भ्रष्टाचारों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में ऐसे तमाम मामले हैं जिन पर सरकार सख्ती से पेश आ रही है और अब भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले लोक सेवकों पर भी कार्रवाई कर सीएम धामी ने कड़े संकेत दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि रजिस्ट्री का मामला हो या फिर भर्ती घोटाला, सरकार ने इसका कड़ा संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है। पहली बार इस प्रकार के प्रयासों को शुरू किया है कि जो भी गड़बड़ियां हैं किसी भी स्तर पर होंगी तो उसकी जांचोपरांत जहां पर भी अगर ऐसे मामले पाए जाते हैं जिसमें गड़बड़ियां हुई हैं, कहीं पर भ्रष्टाचार हुआ है, तो उस पर कार्रवाई होगी और कार्रवाई नहीं होगी, कड़ी कार्रवाई होगी। आप शुरू से लेकर अभी तक देख रहे होंगे जितने भी मामले आए हैं, चाहे वो रजिस्ट्री का मामला हो, चाहे वो भर्तियों का मामला हो या कहीं पर भी घूस लेने का मामला हो, सब पर हमने कार्रवाई की है और सबको साफ संदेश भी दिया है कि नीचे के स्तर पर कहीं पर भी अगर इस प्रकार की गड़बड़ियां हमारे समक्ष आएंगी तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। बहुत सारी जगह पर हम लोगों ने इस कार्रवाई को किया है और भविष्य में और भी करेंगे। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को साया उत्तराखंड जल विद्युत निगम के 23वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री को जल विद्युत निगम के एमडी ने 20,09,58,211 रुपए का लाभांश का चेक भेंट किया है। मुख्यमंत्री ने यूजेवीएनएल के कॉर्पोरेट भवन का लोकार्पण के साथ ही सीएमआर के तहत सरस्वती विद्या इंटर कॉलेज भनियावाल को दी गई बस को फ्लैग ऑफ कर रवाना किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरादून में आयोजित हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में लक्ष्य से अधिक 3 से 50 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव में ऊर्जा क्षेत्र के लिए 1 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव शामिल हैं। उन्होंने जल विद्युत निगम से 2030 तक विद्युत उत्पादन के लक्ष्य
2200 मेगावाट को और अधिक बढ़ाए जाने और बल देते हुए अपेक्षा की है कि जल विद्युत निगम प्रदेश में स्थापित तथा नए स्थापित होने वाले उद्योगों को विद्युत जरूरतों को पूरा करने पर ध्यान देना सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी विभागों एवं संस्थानों के बेहतर वर्क कल्चर के साथ जीरो पेंडेंसी का संकल्प लेने को भी कहा है। आज यूजेवीएनएल का स्थापना दिवस है और राज्य के अंदर यूजेवीएनएल लगातार बहुत सारी परियोजनाओं पर काम कर रहा है, अच्छी प्रगति भी हो रही है। लेकिन हमारे राज्य के अंदर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में बहुत असीमित संभावनाएं हैं, अपार संभावनाएं हैं। उन संभावनाओं को हमें प्राप्त करना है और उसमें यूजेवीएनएल चूँकि हमारा एक ऐसा निगम है जो लंबा इसको अनुभव भी है, अच्छे कार्मिक भी हैं, अच्छे अनुभवी लोग हैं, तो उनके माध्यम से जो हमारा ऊर्जा प्रदेश का संकल्प है उस संकल्प को पूरा करने के लिए यूजेवीएनएल को लीड लेनी होगी। और मैंने वही सबका आह्वान किया है कि यूजेवीएनएल आगे आकर ऊर्जा प्रदेश बनाने की दिशा में नवाचार और नई चीज़ों को लाकर ऊर्जा उत्पादन की और बेहतर संभावनाओं पर काम करके जो योजनाएं हमारी चल रही हैं उन योजनाओं को जल्दी धरातल पर उतार कर और राज्य में जो हमारा इन्वेस्टमेंट आ रहा है उस इन्वेस्टमेंट के अनुरूप उत्पादन करने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से हम प्रगति की ओर बढ़ेंगे। वही लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की तैयारी जोरों पर है, तो वही कांग्रेस भी जल्द ही सैनिक सम्मेलन कराने की तैयारी में जुट गई है, जिसको लेकर बीजेपी कांग्रेस पर तंज कस रही है। तो वही कांग्रेस ने भी भाजपा पर पलटवार किया है और भाजपा प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने कांग्रेस की यात्रा पर हमलावार होते हुए कहा कि जब भी चुनाव नजदीक आते हैं तो कांग्रेस अपना अस्तित्व दिखाने के लिए कदमताल करती है, जबकि उनके पास नेताओं कार्यकर्ताओं की भी कमी है और जो नेता कांग्रेस के पास में है वो गुटबंदी में लगे हैं। वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा सैनिकों को सम्मान करना है, न कि भाजपा की भांति झूठ परोसना है। कांग्रेस जब भी चुनाव नजदीक आते हैं या चुनाव की चर्चा होती है वो 2-4 दिन कदम ताल कर लेती है दिखाने के लिए कि हम भी कहीं हैं। उससे कहीं फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस के पास कार्यकर्ताओं की भी कमी है, नेताओं की भी कमी है और जो नेता उनके पास हैं वो आपस में ही गुटबंदियों में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी निरंतर काम करने वाला दल है जो लगातार हम संपर्क और प्रवास करते हैं। हमारी जो योजनाएं हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो जन कल्याणकारी काम हो रहे हैं उसको जन जन तक पहुंचाने का काम हमारा कार्यकर्ता करता है, पदाधिकारी करता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास योजनाएं देश में और प्रदेश में चल रही हैं उनको हमारा कार्यकर्ता जन जन तक पहुंचाने का काम करता है। तो हम निरंतर जनता के बीच में सक्रिय हैं और हम जनता जनार्दन की सेवा कर रहे हैं। जनता जनार्दन समय समय पर हमें अपना आशीर्वाद भी दे रही है, हमारे प्रति अपना स्नेह प्रदर्शित भी करती रहती है। तो हम चुनाव को लेकर तैयारी नहीं करते हैं, हम विकास को लेकर तैयारी करते हैं और जन जन तक विकास पहुंचे ये हमारी प्राथमिकता रहती है। कांग्रेस देहरादून पुलिस द्वारा जनपद में बाहरी राज्यों से आकर जनपद में निवास कर रहे व्यक्तियों किराएदारों के सत्यापन के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिस क्रम में थाना रायपुर पुलिस द्वारा बाहरी प्रदेशों से आए कर्मचारी, मजदूर, फर्ड ठेली वालों के सत्यापन हेतु अलग अलग टीमें बनाकर सत्यापन अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान पुलिस टीम ने 18 किराएदारों का सत्यापन नहीं कराए जाने पर उनके मकान मालिकों का पुलिस एक्ट में चालान कर 1,80,000 रुपए का जुर्माना भी वसूला है। वही देहरादून पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा कर दिया है, जहां दोस्त ही मृतक का कातिल निकला है। अभियुक्त द्वारा मृतक की हत्या कर शव को पंखे से लटकाकर हत्या को आत्महत्या के रूप में दिखाने का प्रयास किया गया है। आपको बता दें 23 नवंबर को देहरादून स्थित थाना कालची पुलिस को सूचना मिली थी कि अमलावा नदी के किनारे एक फार्म हाउस के अंदर एक व्यक्ति का शव लटका हुआ है, जिसकी सूचना पर कालची पुलिस तत्काल घटनास्थल पहुंची, जहां मौके पर मृतक की पहचान संदीप उर्फ माघू के रूप में की गई है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई थी, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद घटना से पूर्व मृतक के एक दोस्त का स्कूटी में जूते पहनकर जाना तथा वापसी में नंगे पांव वापस आना प्रकाश में आया। इसके बाद संदिग्धता प्रतीत होने पर पुलिस द्वारा मृतक के दोस्त शिव सिंह राणा से पूछताछ की, जिसमें सख्ती से पूछताछ करने पर उसके द्वारा मृतक की हत्या कर शव को पंखे पर टांगना स्वीकारा है।
23 तारीख को 23 नवंबर को एक डेड बॉडी मिली थी, एक फार्म हाउस में लटकी हुई कमरा था वहाँ पर मिली थी, जिसकी शिनाख्त संदीप के रूप में हुई थी। प्रथम दृष्टया देखने से मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा था, जिस हिसाब से हैंगिंग डेड बॉडी हैंग कर रही थी। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जब ये पता चला कि उसकी गला दबाने के उपरांत इसको हैंग किया गया, तो तब इसमें तहरीर के आधार पर इसको मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। क्योंकि जो मृतक था उसके जो भी दोस्त वगैरह थे सभी के बारे में जानकारी की जा रही थी, लेकिन कोई क्लू ऐसा नहीं मिल पा रहा था आधार जिसके शक हो। लेकिन इसके आधार पर जब उनके दोस्तों से पूछताछ की गई, अन्य लोगों से जानकारी की गई, तो इसमें शिव सिंह राणा नाम का व्यक्ति है जो प्रकाश में आया था। और फिर कुछ फुटेज पुलिस को हाथ में लगी जिसमें वो स्कूटी आदि पर बिना जूते के जाते दिखाई दिया। साथ ही साथ जो मृतक था उसके लेफ्ट चिन्ह पर भी यहाँ पर चोट के निशान थे। तो काफ़ी सारी चीज़ें एविडेंस और पुलिस लगातार उसकी मॉनिटर कर रही थी कि इसके मूवमेंट पर, उसके उठने बैठने पर। और जब उसको पूछताछ के लिए कल हिरासत में लिया गया तो पूरी घटनाक्रम से इसमें पर्दा उठा। उसका अपने घर में किसी रिलेशनशिप को लेकर जो मृतक था वो उसको बार बार, शिव सिंह राणा जो अभियुक्त है, उसको बार बार परेशान करता था। तो ये खाने पीने के दौरान उसने प्लान बनाया कि इसको किसी तरह पिलाकर और इसके बाद उसका गला घोट दिया। और ये दिखाने के लिए कि आत्महत्या इसने करी है, उसको वहाँ पर तार के सहारे से उसको टांग दिया था। तो मृतक द्वारा भी पूरी घटना की स्वीकारोक्ति की गई और कारण भी स्पष्ट किया गया कि उसने किन कारणों से इसकी हत्या करी। तो वहीं यूसीसी को लेकर रुड़के विधायक प्रदीप बत्रा ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यूसीसी को लेकर एक समुदाय में काफी भ्रांतियां फैली हुई है, पर लोगों को इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि यह कानून सभी वर्गों के लोगों को एक साथ जोड़ने का कार्य करेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अब तक जो भी योजनाएं बनाई गई हैं उससे देश के सभी लोगों को लाभ मिल रहा है। जैसे आयुष्मान भारत हो या कोई भी योजना हो, उसका सभी वर्ग के लोग लाभ उठा रहे हैं। आने वाले समय में भी लोग इसी तरह से सभी योजनाओं का लाभ पाते रहेंगे। चुनाव में हमारे घोषणा पत्र में था कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे और इसमें एक कमेटी बनी थी और कमेटी का ड्राफ्ट तैयार हो गया है और उसकी जांच चल रही है। और मैं समझता हूँ कि जैसी इसकी जांच पूरी होगी, ड्राफ्ट सरकार के सामने आएगा, तो इसमें विधानसभा सत्र बुलाकर और यूनिफॉर्म सिविल कोड है, मैं समझता हूँ कि एक उत्तराखंड एक ऐसा पहला राज्य होगा जो पूरे भारत में जिसमें कहते हैं यूसीसी लागू होगा। देखिए, देश में एक कानून हो, एक विधान हो, एक प्रधान हो, एक निशान हो, ये शुरू से भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा रहा है और हमारे जो मूल मंत्र हैं सबका साथ सबका विकास। तो ऐसा कुछ नहीं है, लोग भ्रांति फैला रहे हैं और जो भी सरकारी योजना आती है उसका लाभ सभी समाज, सभी वर्ग और सभी लोग लेते हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड भी इसी तरह का जो लॉ है जिसमें कि सबको एक समान सबको विकास होगा और एक समान सबको हक मिलेगा। संविधान में पहले से ये मौजूद है कि एक देश में एक ही विधान होगा, एक ही संविधान होगा, तो ये कोई नई चीज नहीं है। और संविधान अगर आप पढ़ें तो उसके एक्ट में भी ये प्राविधान है कि पूरे देश में एक ही जो है कानून लागू होना चाहिए। कोई इकट्ठा लाभ मिलेगा। आज भी आप आयुष्मान कार्ड मुस्लिम समाज भी ले रहा है और पेंशन भी मुस्लिम समाज ले रहा है और कहते हैं जो भी रेडी वालों के लिए, गरीब लोगों के लिए, किसान भाइयों के लिए जो भी योजना आ रही, सबका लाभ मुसलमान भाई ले रहे हैं। तो इसमें कुछ अलग थोड़ी है। तो जो भी देश में होगा, जो देश का निवासी है, जो देश का नागरिक है, उसको सरकारी योजना का लाभ मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाई थी, जिसके बाद पूरे प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। इसी क्रम में बीजेपी ने भी संकल्प यात्रा में अपने कार्यकर्ताओं की तैनाती की है, ताकि केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंच सके, जिसका बीजेपी सरकार के प्रधानमंत्री की जन कल्याण योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है। वहीं कांग्रेस इस यात्रा को नकारते हुए उन भाजपा नेताओं पर निशाना साध रही है जो अपनी पार्टी से नाराज आ रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश भर में 15 नवंबर 2023 से प्रारंभ हुई है। जनजातीय गौरव दिवस परम श्रद्धेय बिरसा मुंडा जी की जयंती के अवसर पर इस प्रारंभ हुई थी और प्रारंभ में यह जो जनजातीय जिले हैं वहाँ से प्रारंभ हुई थी और अब वर्तमान समय में सभी जनपदों में यात्रा चल रही है। केंद्र सरकार के, राज्य सरकार की जो भी योजनाएं हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं, उनसे लोगों को अवेयर करना, लोगों तक उन बातों को पहुँचाना और जो लोग अभी तक उससे वंचित हैं सरकार की योजनाओं से, उनके संतृप्तिकरण के लिए सभी लोग, उसके पात्र जितने भी लोग हैं, वो उसका लाभ ले सके, इसके लिए योजना चलाई जा रही है। आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने अभी 2 दिन पहले सचिवालय में इसकी समीक्षा बैठक भी की है और सभी जिलाधिकारियों को, सभी मुख्य विकास अधिकारियों को, जिला स्तर के सभी अधिकारियों को इसके कड़े निर्देश दिए गए हैं कि एक भी पात्र व्यक्ति छूटना नहीं चाहिए उस योजना के लाभ लेने से
इसलिए जो है जिला स्तर के सभी अधिकारी लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लगी हुई है। हमारे सारे माननीय विधायक, माननीय सांसदगण, प्रदेश के सभी पदाधिकारी, जिला स्तर के सभी पदाधिकारी विकसित भारत संकल्प यात्रा के सफल बनाने के लिए गांव-गांव में यात्रा के साथ में जा रहे हैं। और मैं समझता हूं कि इस यात्रा से ये इतनी महत्वपूर्ण यात्रा है कि इससे जितने भी पात्र लोग हैं अभी तक गांव क्षेत्र में, दूर दराज के क्षेत्र में जो अभी तक इससे वंचित रह गए हैं, इस यात्रा से वो सभी लोग लाभान्वित होंगे। इसलिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। तो कोई इनकी यात्रा हमने चलते हुए देखी नहीं कि कोई यात्रा ये निकाल रहे हों। ये सिर्फ एक एक्सरसाइज है उन शुद्ध, उन आक्रोशित, उन फ्रस्ट्रेटेड कार्यकर्ताओं को घर से बाहर निकालने की, जो दायित्व न मिलने की वजह से क्षुब्ध हैं, जो मंत्रिमंडल का विस्तार न होने की वजह से क्षुब्ध हैं, जो तमाम महत्वपूर्ण पोस्ट न दिए जाने की वजह से क्षुब्ध हैं, और तो और जो इस बात से आक्रोशित हैं कि भाजपा भानुमति का पिटारा हो चुकी है। हर दल से यहाँ नेता लाए जा रहे हैं, सम्मिलित कराए जा रहे हैं भाजपा में, और उसके बाद कार्यकर्ताओं के सर पर बैठा दिए जा रहे हैं। उनको विधायक का टिकट, पार्षद का टिकट दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो कुड़न है, जो उसका अपना कार्यकर्ता है, कैडर का कार्यकर्ता है, उसको मोबिलाइज करने के लिए इस तरह की एक्सरसाइज, इस तरह की यात्रा निकालने की भाजपा भरपूर कोशिश कर रही है। और जब यात्रा निकलेगी तो उस पर टिप्पणी की जाएगी। इधर काशीपुर महानगर कांग्रेस कमेटी द्वारा काशीपुर की 5 ज्वलंत समस्याओं के निराकरण को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महाराणा प्रताप चौक पर एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया है। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन ने बताया कि नगर क्षेत्र में पिछले लगभग 6 वर्षों से फ्लाईओवर का कार्य चल रहा है। उनका आरोप है कि पिछले 6 वर्षों में कार्यदायी संस्था ने निर्माण पूर्ण को लेकर तारीख पर तारीख दी जा रही है, लेकिन आज तक फ्लाईओवर का कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है। पिछली बार कार्यदायी संस्था ने 15 दिसंबर 2023 को फ्लाईओवर का कार्य पूरा होने का आश्वासन दिया था, लेकिन उसका टाइम भी निकल चुका है। डबल इंजन की सरकार में काशीपुर का एक छोटा सा आरओबी महज एक मजाक बन के रह गया है। यह विधायक जी की असफलता का जीता जागता प्रमाण है। काशीपुर शहर और आरओबी के अलावा भी तमाम सारी समस्याओं से ग्रसित है। काशीपुर की भोली भाली जनता ने विधायक जी को एक बहुत लंबा समय दिया है, लेकिन आज बहुत हताशा और निराशा के साथ कहना पड़ रहा है। आज हम लोग यहाँ धरना करने पे मजबूर है। काशीपुर की जनता बहुत सारी समस्याओं से जूझ रही है। विशेष तौर पे आरओबी के निर्माण को लेकर के हमारा इस बात का भी विरोध है कि जो कार्यदायी संस्था है और जो संबंधित ठेकेदार है, आखिर इसको संरक्षण देने का काम विधायक जी क्यों कर रहे हैं? आखिर क्या कारण है कि उनको इतने लंबे समय के बाद भी उसको ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया? हमारा इस बात को लेकर भी विरोध है। लोकतंत्र में कांग्रेस पार्टी को विपक्ष की भूमिका आम जनता ने सौंपी है। कांग्रेस पार्टी अपने उसी कर्तव्य का निर्वहन प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा के आदेशानुसार कर रही है, जनता को जागरूक कर रही है। काशीपुर जो कि विकास की दौड़ में पिछड़ गया है, और ये आरओबी का जो निर्माण है ये हो ही नहीं रहा, यहाँ पर काम ही नहीं हो रहा। कमिश्नर महोदय को दौरे में करना पड़ा कि इनकी डिग्री भी असली है कि नहीं है। तो ये इन सबको जनता को जागृत करने के लिए, और काशीपुर की सड़कें का आप हाल देख रहे हैं, किसानों को ऋण नहीं मिल रहा, हर वर्ग परेशान है, बेरोजगार परेशान है। तो इन सभी समस्याओं को जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए कांग्रेस पार्टी द्वारा, कांग्रेस विधि प्रकोष्ठ द्वारा, सभी संगठनों द्वारा ये आज आम यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसके लिए हम सभी जनता का सहयोग चाहते हैं। ये काम जो 15 तारीख तक हो जाना चाहिए था, अभी इसमें कुछ किसी हिसाब से ये काम नहीं हुआ है। और फ्लाईओवर तो अब 6.5 साल हो गए हैं और अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, और अभी भी कोई खास काम होता दिखता नहीं। रेलवेज के ऑब्जेक्शन थे और बाकी सारी चीज़ें थी, ये तो पहले हो जानी चाहिए थी। 6.5 साल में ये चीज़ें नहीं हो रही, तो कहीं ना कहीं ये हमारे काशीपुर के लोगों की कमी है। बढ़ते आगे, उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में आयुष विभाग ने भी करोड़ों रुपए के एमओयू साइन किए हैं। ज्यादातर उद्योगपतियों ने आयुष विभाग और वेलनेस सेंटर में रुचि दिखाई है। प्रदेश में लगभग 70% वन क्षेत्र हैं और भारी संख्या में यहां जड़ी बूटियां भी पाई जाती हैं। इसी को देखते हुए सरकार यहां जड़ी बूटियों के दवाइयां बनाने के उद्योग को बढ़ावा दे रही है। आयुष सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने बताया कि अब उत्तराखंड आयुष प्रदेश बनने जा रहा है। इन्वेस्टर्स समिट में इन्वेस्टर्स ने सबसे ज्यादा रुचि वेलनेस सेंटर पर दिखाई है। अब पहाड़ों पर कई वेलनेस सेंटर बनेंगे और जड़ी बूटियों से दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट भी लगेगी।
जिससे यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और उत्तराखंड पूरे विश्व में आयुष प्रदेश के नाम से जाना जाएगा। आयुष ऐसा विभाग है कि उसमें प्लेन और पहाड़ में ज़्यादा अंतर नहीं है। जो वेलनेस रिलेटेड जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं, जो वेलनेस रिजॉर्ट या इस तरह की चीज़ें होती हैं, या आयुर्वेदिक जो ट्रीटमेंट के सेंटर्स वगैरह हैं, उसमें कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो सिर्फ प्लेन्स में होंगे। और इसमें बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जो पहाड़ में एक्चुअली काम करना चाहते हैं। जैसे उत्तरकाशी के लिए कुछ लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है, कुछ पिथौरागढ़ के लिए दिखाया है, अल्मोड़ा के लोगों ने दिखाया है। तो ये अच्छी बात है कि पूरे प्रदेश में आयुष से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट हैं वो लगेंगे और बहुत सारी दवाइयों का जो जड़ी बूटियां हैं या जो हर्ब्स हैं जो जंगलों में पैदा होती हैं या पहाड़ों में पैदा होती हैं, उनकी प्रोसेसिंग और जो इनिशियल जो प्रोसेसिंग होती है उसके भी प्लांट जो है पहाड़ में ही लगेंगे। जो बड़े प्लांट हैं मेडिसिन मैन्युफैक्चर के, वो निश्चित रूप से नीचे लगेंगे प्लेन के जिलों में, लेकिन बाकी सारी प्रोसेसिंग कलेक्शन जो हर्ब का करना है या आयुर्वेदिक से रिलेटेड कोई काम होना है, हॉस्पिटल्स जो बनने हैं, वो सब चीज़ें पूरे प्रदेश में होनी है। उसमें प्लेन और पहाड़ में कोई अंतर नहीं है। और विभाग की तरफ से हमने 2023 में ही आयुष पॉलिसी अपनी बनाई थी, जो हमारी अप्रूव हो गई थी। उसकी हमने गाइडलाइन भी जारी कर दी है। तो उसके तहत हमने पूरे सेक्टर में आयुष में जो भी इन्वेस्टमेंट आएगा उसमें, जैसे वेलनेस के क्षेत्र में आता है तो वो जो टूरिज्म पॉलिसी में जितना मिलता है उससे 5% हमने टॉपअप करके दे रहे हैं, 5% एक्स्ट्रा दे रहे हैं। इसी तरह से जो MSME पॉलिसी के अंदर जो दिया गया है उसमें आयुष की अगर मैन्युफैक्चरिंग में कोई जाता है तो उसको हम 5% एक्स्ट्रा दे रहे हैं, टॉपअप करके दे रहे हैं। तो हमने एडिशनल दिया है चीज़ें। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को हम लोग NAC ये सर्टिफिकेट लेने के लिए पैसा दे रहे हैं, इंसेंटिव दे रहे हैं। सारे हॉस्पिटल, NABH जो हॉस्पिटल अपना करेगा उसके लिए हम लोग इंसेंटिव दे रहे हैं। खुद हम अपने हॉस्पिटल जो है हमारे अपने NABH हम कर रहे हैं। हमारे 100 के आसपास हैं जो हमारे NABH कि जिसमें हमने फाइल किया हुआ है, और हम प्रयास कर रहे हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले 100 हॉस्पिटल जो हमारे आयुष के हैं उनको हम NABH का सर्टिफिकेट उसमें ले लें। तो तमाम तरीके की चीज़ें हैं जो हम लोग कर रहे हैं। और जो प्राइवेट सेक्टर है उनको भी हम लोग उनकी भी हेल्प लेना चाह रहे हैं, जिससे कि उत्तराखंड को दुनिया का एक बड़ा आयुष का सेंटर बना सकें और लोगों को जो बाहर से टूरिस्ट आते हैं वो आयुष के फील्ड में के लिए, आयुष की जो सर्विसेज हैं वो लेने के लिए उत्तराखंड। कैंसर जैसी घातक बीमारी के इलाज के लिए उत्तराखंड में कोई ऐसा अस्पताल नहीं है जो कैंसर के इलाज में विशेषकृत साबित हो सके, जिसको ध्यान में रखते हुए दून अस्पताल में कैंसर रजिस्ट्री केंद्र खोला गया है। इस केंद्र में उन तमाम कैंसर के मरीजों की जीवन शैली पर अनुसंधान किया जाएगा और यह भी जानने का प्रयास किया जाएगा कि आखिर किन कारणों से कैंसर ने उन्हें अपना शिकार बनाया है। दून अस्पताल के CMS डॉक्टर अनुराग अग्रवाल के अनुसार यह रिसर्च कैंसर मरीजों के इलाज के लिए बेहद कारगर साबित होगी। कैंसर सेंटर तो ऑलरेडी हमारे एस्टेब्लिश है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो ऑन्कोलॉजी विभाग है, रेडियोथेरेपी विभाग है, वो पिछले कई सालों से यहाँ कार्य कर रहा है। अभी यहाँ कैंसर रजिस्ट्री ऑफिस खोला गया है, जो कि पूरे उत्तराखंड के एक टर्शियरी केयर हॉस्पिटल होने के नाते मरीज यहाँ आते हैं। उन मरीजों की सारी जानकारी, उनके बचपन से लेकर अब तक क्या उनका आदत रही है, सिगरेट स्मोकिंग, बीड़ी स्मोकिंग है, चूल्हा स्मोक है, या कोई ऐसा एक्सपोजर जो कैंसर कर सकता है, वो सारी जानकारी जुटाई जाएगी। उसमें बाकी क्लिनिकल और बाकी जो हमारे जांच वाले पैरामीटर्स होते हैं उनकी जानकारी भी पूरी तरह जुटाई जाएगी। तो इससे एक हम लोग के पास डेटाबेस बहुत अच्छा क्रिएट हो जाएगा। आगे हम लोग कहाँ कुछ कमी है तो उसको भी खत्म कर पाएंगे। सरकार को भी हम बहुत सारे प्रपोजल बहाने भेज सकते हैं। तो उम्मीद है कि इससे एक कैंसर के ट्रीटमेंट में एक आमूलचूल परिवर्तन हम लोग के यहाँ आएगा। वही कोरोना के बाद अब चीन में इन्फ्लुएंजा नाम की महामारी फैल रही है। यह महामारी बच्चों में अधिक देखने को मिल रही है। हालांकि भारत में अभी तक इसका कोई मरीज नहीं मिला है, लेकिन स्वास्थ्य महकमा इसको लेकर पूरी तरह से अलर्ट है। इसी क्रम में देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में तैयारी को लेकर DMS डॉक्टर धनंजय ढोवाल ने बताया कि इन्फ्लुएंजा सांस संबंधी बीमारी है। यह अपना स्ट्रेन भी बदलता है, जिसमें फेफड़े को नुकसान पहुंचता है। इसके लक्षण सांस फूलना, बलगम आना, फेफड़ों में जकड़न होना देखे जाते हैं। इसको लेकर अस्पताल की मेडिसिन OPD में अलर्ट जारी किया गया है कि अगर कोई भी इससे संबंधित केस आता है तो उसकी पूरी जांच करवाई जाए।
चलिए इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।